अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारा साइंस 1 के चैप्टर नंबर 4 इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अगला टॉपिक जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको पिछली बातें याद दिला दूं कि इस चैप्टर में हमने कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। तो बच्चों, मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि अब तक हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ा, या आप ये कह सकते हैं कि अब तक हमने एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज अपने ध्यान में ये लाई है कि जब भी किसी वायर के में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक मोटर को वर्किंग में लाया। जैसे कि आपने कल देखा होगा लेक्चर में कि जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाए तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसी वायर को अगर किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो दोनों की इफ़ेक्ट के वजह से उस कंडक्टिंग वायर पे फोर्स एक्ट होता है, और उसी फोर्स की वजह से हमारा मोटर जो है वो रोटेट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट जो है कि वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसी को यूज़ करके हमने अब तक के इलेक्ट्रिक मोटर और उस कॉन्सेप्ट पे चलने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं वो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। आप उस टॉपिक का नाम याद कर सकते हैं जो मैंने आपको कल बताया था, इलेक्ट्रिक मोटर वाला, फोर्स एक्ट on a current carrying conductor which is placed in a magnetic field। इसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग होती है। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा पहला पॉइंट था। आज हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो वो दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल से स्टेटमेंट में बताना चाहूँगा ताकि आप ये समझ जाएं कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। हर बार की तरह मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से ये बात बताना चाहूँगा कि हम करना क्या चाहते हैं। ये होता है ना कि हम घर से निकलते हैं और कहीं जाना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात ये बैठी हुई रहती है कि हाँ, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है और इस जगह पे फिनिश करना है जब हम ट्रैवलिंग करते हैं। उसी तरीके से जब मैं चैप्टर समझाता हूँ तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है और किस बात को समझना है। तो मैं यहाँ वहाँ की बात ना करते हुए स्टूडेंट डायरेक्टली आपको क्या पढ़ाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ बताना चाहूँगा बहुत ही सिंपल से और छोटे से स्टेटमेंट में। टॉपिक का नाम तो आप देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट, हम पढ़ना ये चाहते हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके हम अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया था, अब हम मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक का नाम साइंटिफिक टर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक बार फिर मैं इसे बता दूं कि हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंपल सा लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि किस तरह से ये पॉसिबल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये किस तरह से पॉसिबल है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर आगे डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से है। आप देख रहे होंगे इंडक्शन का मीनिंग मैंने यहाँ पर आपको प्रोडक्शन बताया हूँ। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट की वजह से वो प्रोड्यूस होती है। तो जो चीज़ किसी के इफ़ेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हुई उसे हम इंड्यूस कहते हैं। समझ में आ रहा है? जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ के इफ़ेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है उसे हम इंड्यूस कहते हैं।
आसानी से आप उसे अपनी भाषा में प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इसके लिए हमारे टेक्स्ट बुक में आपको कुछ प्रैक्टिकल समझाए गए हैं, उन प्रैक्टिकल को आप अपने टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए वहाँ के प्रैक्टिकल को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे एक बार मैग्नेट देख रहे होंगे जिसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड दिख रही होगी आपको, और दूसरी तरफ येलो कलर में आपको एक पीस ऑफ मेटल वायर दिखाया गया है। अब आपको ये समझना है कि कैसे ये पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ मैं रुक करके ये बात बताना चाहूँगा कि मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बस डायरेक्ट रखेंगे तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ऐसा तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि हमको मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करना पड़ता है। तो मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा यहाँ चेंज करूँगा और ये कहना चाहूँगा कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस करंट या कैन प्रोड्यूस करंट। तो आप सुन लीजिए ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तब तब इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस या इंड्यूस कर सकते हैं। अब आपको मेरा स्टेटमेंट आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं या हम समझना क्या चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टूडेंट, उम्मीद करूं कि आपको ये स्टेटमेंट याद रहेगा कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तब तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो आइए देखते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पे जो बार मैग्नेट देख रहे हैं वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है, सराउंडिंग में एक मेटल वायर है। अब आपको इस वक्त आप नीचे की तरफ एक जो मशीन देख रहे हैं जिसमें जी लिखा हुआ है वो है गैल्वेनोमीटर। तो इस वक्त वायर में कोई भी करंट इंड्यूस या प्रोड्यूस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उसमें बैटरी वगैरह अटैच नहीं है और वो ना मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में है, वो काफ़ी दूर रखा हुआ है। तो स्टूडेंट, उसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं है। अब आपको ये भी सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे पता चला कि करंट नहीं है। तो स्टूडेंट, जो गैल्वेनोमीटर का जो मशीन है उसका काम ही यही होता है। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट करता है, यानी किसी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रही है तो हम उसे गैल्वेनोमीटर के थ्रू पता कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो 0 पर है। इसका मतलब ये कि वहाँ पर किसी भी तरह का करंट इंड्यूस नहीं हुआ। अब आपको करना ये है कि उस मेटल को आपको मैग्नेटिक फील्ड के करीब लाना है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक बार फिर उसे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने मेटल को मैग्नेटिक फील्ड के करीब लाया तो अंदर के जो सारे इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडम मोशन में थे अब वो एक यूनी डायरेक्शनल हो गए हैं। ध्यान से देखिए, और साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर के निडल को भी ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए, गैल्वेनोमीटर का निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि जैसे ही हमने पीस ऑफ वायर को मैग्नेटिक फील्ड के करीब लाया तो करीब लाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ होगा, उसकी लाइंस ऑफ फोर्स कट हुई होंगी और उसकी वजह से हमारे येलो कलर के वायर में क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होते हुए दिखाई देगी बिकॉज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर हम किसी भी मैग्नेट को और पीस ऑफ वायर को दूर रखेंगे और उनमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी उसी वक्त प्रोड्यूस होगी जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो स्टूडेंट, आप चाहे मैग्नेट को स्टेशनरी रख करके जो कंडक्टर है उसको करीब लाएंगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, या स्टूडेंट आप उस कंडक्टर को वापस दूर लेकर के जाएंगे तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक को समझने के लिए हम इस एक प्रैक्टिकल को भी समझेंगे।
आप इस वक्त देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे एक बार मैग्नेट है और एक हमारे पास है कॉइल जिसमें किसी भी तरह का बैटरी अटैच्ड नहीं है। अब नीचे गैल्वेनोमीटर वो आपको ये बताएगा कि करंट प्रोड्यूस हुआ या करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, वहाँ पर आपको उसका पूरा डेफिनेशन दिख रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट, डेफिनेशन के पहले हम डायरेक्टली डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, आप मैग्नेट पे ध्यान दीजिए और ये देखिए कि हमारा जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब हम चेंज करेंगे कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? यानी कि जब जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और इसी प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट, मैं बस ये कहना चाहूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि एक ऐसा प्रोसेस जिसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकें ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि हम एक ऐसे प्रोसेस को यूज़ करें जिसमें हम बार बार मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या इंड्यूस होते हुए आपको ऑब्जर्व हो सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फिनिश करना चाहूँगा और अपने अगले टॉपिक यानी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यहाँ हम पढ़ना चाहेंगे। तो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और आज हम ऑब्जर्व करने वाले हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जो रूल है ये क्या है एक्चुअल में। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड का जो रूल है वह एक्चुअल में सिर्फ इसीलिए यूज़ होता है कि हम फ्लेमिंग्स के लेफ़्ट हैंड को यूज़ करते हुए, उसके रूल को यूज़ करते हुए इस बात का पता लगा सकते हैं कि जो फोर्स जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में जनरेट होगा। ये कल के लेक्चर में पढ़े थे और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी मैं कल की चीज़ें रिवाइज़ कर रहा हूँ। आपको याद होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी था और करंट का होना ज़रूरी था। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट है तो उसकी वजह से फोर्स एक्ट होता है कंडक्टर पे। और फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि एक्ट होने वाले फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो स्टूडेंट, बिल्कुल उसी तरह से आज हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि इंड्यूस होने वाले करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा। बात समझ में आ रही है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम इस बात का पता लगा सके कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन किस तरफ है। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ इसलिए किया जाता है कि हम इस बात का पता लगा सकें कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो आप समझ गए होंगे लेफ्ट हैंड जो है वो हम ये कह सकते हैं कि मोटर के लिए यूज़ होता है और जो राइट हैंड रूल है वो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए यूज़ होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में करंट इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है और मोटर में करंट यूज़ होता है। तो स्टूडेंट, आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आज का जो टॉपिक है उसमें राइट हैंड रूल को कैसे यूज़ किया जाता है वो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम अपने राइट हैंड की 3 फिंगर्स को कुछ इस तरह से ओपन करें कि जो आपका थंब, 4 फिंगर और मिडल फिंगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ राइट हैंड रूल को ऑब्जर्व करने के लिए या डायरेक्शन ऑफ करंट का पता लगाने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए और एक एक्ट होने वाले फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड जो हमें अपने 4 फिंगर से बताना है और थंब से क्या बताना है? फोर्स का डायरेक्शन। आइए यहाँ देखते हैं। ये रहा मोशन का मतलब मोशन ऑफ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होगा तो वो मोशन करेगा ना। तो जो हमारा थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन बताता है और जो हमारा 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। इन दोनों की वजह से
हम इंड्यूस्ड होने वाले करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं बाय मिडल फिंगर। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप बस इस तरह से उसे अपने दिमाग में बिठाइए कि चाहे वो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हो या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो, दोनों का यूज़ हम डायरेक्शन पता लगाने के लिए करते हैं। राइट हैंड रूल में हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता लगाने के लिए करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल में जो हमने कल पढ़ा था उसमें हम फोर्स जो एक्ट होता है उसका डायरेक्शन पता लगाने के लिए करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। दोनों में फ़र्क ये है कि मोटर करंट को यूज़ करके वर्किंग करता है और जनरेटर करंट को प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ रही है? कल आपको लेफ्ट हैंड रूल याद होगा जो मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। क्या दो चीज़ें थी वहाँ पर? एक था आपका, बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड, और एक था करंट। करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ रखे जाएंगे तो कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होता है, और उसी फोर्स को यूज़ करके हमने आर्मेचर कॉइल को रोटेट किया था। याद आ रहा है? तो वो था हमारा इलेक्ट्रिक मोटर जो करंट को यूज़ करता है। लेकिन जनरेटर में करंट यूज़ नहीं होता, बल्कि जनरेटर तो करंट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो आपको यहाँ पर राइट हैंड रूल से आसानी से याद रख सकते हैं कि ये जो राइट हैंड रूल अभी आपने देखा था कुछ इस तरह से, इसमें आपको थंब यानी कि मोशन ऑफ कंडक्टर ये कराना पड़ेगा। जो आर्मेचर कॉइल होता है उसे आपको रोटेट करना पड़ता है, मोशन देना पड़ता है। साथ में मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए जिसे आप 4 फिंगर से दिखा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो मोशन ऑफ कंडक्टर है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे में मिक्स होने की वजह से चेंज होगा, कट होगा। मोशन ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करेगा, जिसकी वजह से वो करंट इंड्यूस करेगा। तो राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर के लिए यूज़ होता है। आइए हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और उसे यहाँ देख लेते हैं। आपके पेज नंबर 59 पे इलेक्ट्रिक जनरेटर का टॉपिक है। आपकी टेक्स्ट बुक का ये लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एसी जनरेटर जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, और एक होता है डीसी जनरेटर जिसका नाम होता है डायरेक्ट करंट का जनरेटर। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जनरेटर 2 तरह से वर्किंग करता है। एक वो प्रोड्यूस कर सकता है अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम अपने हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और एक होता है डायरेक्ट करंट का जनरेटर जो करंट बहुत बड़ी मशीनरी में या फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो हम इन दोनों जनरेटर के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे के पेज पे क्या चीज़ इन्फॉर्म की गई है। आप यहाँ जो जनरेटर का डायग्राम देख रहे हैं ये है एसी जनरेटर का डायग्राम, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक के पोर्शन में इलेक्ट्रिक जनरेटर में एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग जनरेटर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आइए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इसी डायग्राम को हम अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, और ये आपका इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट इसे स्लाइड्स में समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा स्टूडेंट हमारा लास्ट टॉपिक, एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो किस तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्किंग करता है, उसका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पार्ट्स यूज़ होते हैं और वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इन बातों को हमें यहाँ समझना है। आपको मैंने कल भी बताया था कि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होते हैं। अगर आपको ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाते हुए इसका डेफिनेशन लिखना होता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। डेफिनेशन के बाद ये किस प्रिंसिपल पे वर्किंग करता है उसका प्रिंसिपल लिखना होगा। प्रिंसिपल के बाद इसका कंस्ट्रक्शन लिखना होता है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं और उन पार्ट्स का यूज़ क्या है, और उसके बाद इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना होता है। तब जाके आपको 4 मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं।
तो आइए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर होता है उसका डेफिनेशन क्या है। हम ये सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। आप सब जानते हैं कि वो जनरेटर मशीनरी होती है और वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देता है। तो ये रहा उसका डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप देख सकते हैं कि उसका डायग्राम किस तरह से बनाया गया है। सबसे पहले हमारे पास दो मैग्नेट या एक मैग्नेट जिसके दो पोल को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, और उस मैग्नेट का यूज़ होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं फील्ड मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोवाइड होगी। फिर इसी जनरेटर में आर्मेचर कॉइल होता है, आर्मेचर कॉइल आप यहाँ इस वक्त देख रहे हैं, और उसके बाद यूज़ होती है स्लिप रिंग कम्यूटेटर। ध्यान से देखिए, पिछले मोटर वाले लेक्चर में हमने स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज़ किया था और इस लेक्चर में हम स्लिप रिंग कम्यूटेटर यूज़ कर रहे हैं। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। उस डिफरेंस को समझने के लिए आप मोटर के डायग्राम को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ पर एक रिंग यूज़ होती है जो दो हाफ में होती है, बीच में से कटा होता है, इसलिए उसे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का नाम दिया गया है। जबकि यहाँ पर एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर में दो अलग अलग रिंग यूज़ होती है और वो कंप्लीट होती है, इसे स्लिप रिंग कम्यूटेटर कहा जाता है। स्लिप रिंग कम्यूटेटर आप अपने टेक्स्ट बुक में इसे पढ़ भी सकते हैं। तो ये दो रिंग आपको यहाँ पर दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि जो R1 रिंग है वो P वाले पॉइंट से कनेक्टेड है वायर से, और जो R2 रिंग है वो S वाले वायर से कनेक्टेड है। अब हम उसके बाद ये दो येलो कलर के ब्रशेस, इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ब्रशेस कार्बन के होते हैं, जिसकी वजह से करंट जो होता है वो आर्मेचर कॉइल में एंटर करता है या वहाँ से रिलीज़ होता है। अब आप देख सकते हैं कि B1 और B2 से उन्हें एक्सप्रेस किया गया है, और ये रहा आपका सर्किट कंप्लीट। नीचे गैल्वेनोमीटर इसलिए यूज़ किया जाएगा ताकि हम इस बात का पता लगा सकें कि करंट इंड्यूस हुआ या नहीं। आप गैल्वेनोमीटर की जगह पर इलेक्ट्रिक बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ, करंट इंड्यूस हो रहा है या करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो आइए इसकी थोड़ी वर्किंग भी समझने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्शन आपने देख चुके हैं। अब आप जो साइड देख रहे हैं, यानी कि आप जो आपका आर्मेचर कॉइल है PQRS वाला, अगर आप इसकी ऊपर फोर्स अप्लाई करें और PQ वाला जो साइड है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना। हम आपको राइट हैंड रूल याद होगा। राइट हैंड रूल में हमने थंब के थ्रू क्या दिखाया था, फोर्स, और जो फोर फिंगर था इंडेक्स फिंगर, उसके थ्रू हमने मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया था। तब जाके हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस करंट। तो देखिए, ये बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है कि जनरेटर अपने आप वर्किंग नहीं करता, फोर्स तो हमें देना पड़ेगा। तो फोर्स किस लिए, ताकि हम उस आर्मेचर कॉइल को एटलीस्ट एक टाइम रोटेट कर सकें। तो किसी मैकेनिकल तरीके से, जैसे कि आपने बड़े वाले जनरेटर में देखा होगा कि एक उसका हैंडल होता है, जो डायरेक्ट करंट का जनरेटर होता है, उसके हैंडल को लगा करके ज़ोर से घुमाया जाता है ताकि आर्मेचर कॉइल एक बार घूम जाए, तो वो एक बार अगर रोटेट हो गई फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली रोटेट होते रहती है फोर्स को यूज़ करके। तो आइए देखते हैं कि उसका रोटेशन कैसे कंप्लीट होता है। तो आप सबसे पहले जो आर्मेचर कॉइल को देख रहे हैं इस वक्त PQRS, अगर PQ वाला साइड ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो गया जो ऊपर की तरफ है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से स्टार्ट होकर के साउथ की तरफ जाएगा। तो आप दो चीज़ें कवर कर रहे हैं। आप आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को याद रखिए। दो चीज़ें, एक थंब से किसको दिखाया जाता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और आपका जो फोर फिंगर है उससे हम दिखाते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तब हम इंड्यूस करंट के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा, आप अपने राइट हैंड को कुछ, जैसा कि राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में दिखाया गया था, तीनों फिंगर को आप स्ट्रेच करिए। स्ट्रेच करने पे आप कोशिश करिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के साउथ पोल में जाए, और मैग्नेटिक फील्ड को हम फोर फिंगर से दिखाते हैं। तो आप अपने राइट हैंड को उल्टा करिए, है ना, और इस
स्क्रीन पे जैसा दिखाया गया है उस डायरेक्शन में उसे बनाने की कोशिश करिए। मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ में जाना चाहिए। तो राइट हैंड आपका नॉर्थ से साउथ में जब आप मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे, थंब आपका क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सही है, थंब आपका क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगा वो आपको मिडिल फिंगर से ऑब्जर्व आप उसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए यहाँ पर इसके मोशन को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि पी क्यू वाला साइड ऊपर की तरफ जाएगा और आर एस वाला साइड जो है वो नीचे की तरफ रोटेट होगा, और रोटेट होने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में इंड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस होता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा हाफ भी कंप्लीट हो जाएगा, और इस बार आपका जो आर एस वाला साइड है वो ऊपर से जा कर के B1 से B2 जो है वो हमारा आर्मेचर कॉइल का सेकेंड हाफ कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट, इस वाले डायग्राम में या इस वाले प्रेजेंटेशन में आप उसको रोटेट होते हुए नहीं देख रहे हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप आसानी से उसको रोटेट होते हुए देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये समझा दूँ, आपको इन बातों को दिमाग में बिठा लेना है कि अगर हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करें, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, समझ में आ रहा है? तो उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस कर सकते हैं। और इसी टॉपिक का नाम था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को यूज़ करते हैं। जनरेटर में मैंने आपको दो टाइप बताया, एक एसी जनरेटर जिसका इमेज आप इस वक्त देख रहे हैं, और एक डीसी जनरेटर। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ किस लिए किया जाता है वो भी समझा कि इस राइट हैंड रूल या लेफ़्ट हैंड रूल का यूज़ सिर्फ डायरेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसी एक्सप्लेनेशन के साथ, इसी इमेज के साथ, इलेक्ट्रिक जनरेटर के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आज के इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 4 इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आपको मिलेंगे अपने दूसरे लेक्चर में। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में जो वीडियोस आपको एनिमेशन के प्रोवाइड किए जाते हैं उसे भी देखिए, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं आपको समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। Hi, in this video, in under 3 minutes, I'll explain Fleming's right-hand rule. So we have a short animation here where we have a magnetic field and a conductor placed in a magnetic field, the copper colored rod, and we are moving the rod upwards with a force, and out comes a current from its edge. So let's start at the beginning. We have a magnet, a north pole at the far end, and we have a south pole at the near end, nearer to us. And you can see a blue arrow traveling from the north pole to the south pole. The blue arrow indicates the direction of the magnetic field lines. And the Fleming's right hand rule is shown in the image, where you can see a right hand and the four fingers pointing in the direction of the magnetic field. And the conductor that's moved upwards in the magnetic field is indicated by the thumb. So there's a force acting on the conductor. So with these two inputs, the forefinger and the thumb, the output is the middle finger, which is pointing in the direction of the induced current. So Fleming's right hand rule is all about the three directions which form the x, y and z axis. Let's look at the animation again. Initially, the copper colored conductor is stationary. Where it's stationary,
although it's placed in a magnetic field, nothing happens. There is no force, so there is no induced current. Now we will apply a force and move the conductor vertically upwards inside that magnetic field. As soon as we start moving the conductor, you can see the green arrow coming out of the edge of that conductor. That shows that there has been an induced current created inside the conductor. You stop the motion and the current stops too. So this is the principle of Fleming's right-hand rule. Once again, to recap, we have a conductor at the bottom level between those two magnets, and there is no induced current. And as soon as we create a force in the vertical axis on the conductor to cut those magnetic lines, you get the induced current of the conductor. So no force, no current, and for a generator we have to keep rotating the rotor and keep the conductors cutting the magnetic lines in order to get a continuous current. I hope this explains the Fleming's right-hand rule. Thanks and have a great day.